वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम 10वीं जमात के चौथे सबक सिया रोशनी, जो परवीन शीर इनका लिखा हुआ सबक है, एक सफ़रनामा है, इसका मुताला करने वाले हैं। बच्चों, आप भी अपनी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 17 अपने सामने रखिए। हम लोग इस सबक की बुलंद ख्वानी भी करते जाएंगे और स्क्रीन पर मुख्तलिफ़ फ़र्ज़ी और दीगर हकीकी तस्वीर के ज़रिए, स्लाइड्स के ज़रिए सबक को समझने में उन तस्वीर की मदद भी लेंगे। तो इसलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहली बात देखते हैं। यहाँ लिखा है कि सफ़र को वसीला ज़फ़र भी कहा गया है, यानी इससे फ़तेह व कामरानी हासिल होती है। जब कोई शख्स अपने माहौल को छोड़कर दीगर मुकामात का सफ़र इख्तियार करता है तो इसे मुख्तलिफ़ इलाक़ों, लोगों और ज़बानों से वाक़फ़ियत हासिल होती है। अज़ीज़ तलबा, लोग सफ़र तालीम हासिल करने के लिए और दूसरे मुकामात पर जाते हैं। इसके अलावा कोई इलाज व मुआलजे के लिए जाता है और कोई ज़रिए माश के लिए जाता है। अब ये जो सफ़र होता है, तो सफ़र के दौरान आब व हवा, रहन सहन और ज़िंदगी गुजारने के मुख्तलिफ़ तरीक़े और वहाँ की जो तहज़ीब व तमद्दुन है और वहाँ की रिवायात और वहाँ की ज़बानें और दीगर बातें, उनका फ़र्क और अपने इलाके का फ़र्क देखकर उस जो शख्स सफ़र के लिए गया है, उसकी फ़िक्र व नज़र, यानी कि उसके सोचने समझने के जो अंदाज़ है, तरीक़ा है, उसमें वसअत पैदा होती है, कुशादगी पैदा होती है। बच्चों, सफ़रनामा नसरी अदब की एक सिन्फ़ है। अच्छे सफ़रनामे पढ़कर हम महसूस करते हैं कि हम मुसन्निफ़ के साथ सफ़र कर रहे हैं और इसके तजुर्बात व मुशाहिदात से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। बच्चों, सवाल नंबर 4 की 4 जो हिस्से कवायद है, उसके अलिफ की जो आपको चौथी सरगर्मी रहेगी, उसमें आपको एक नसरी सिन्फ़ और एक असनाफ़ सुखन, हिस्सा नज़्म की जो असनाफ़ हैं, उसमें से किसी एक की तारीफ़ भी लिखनी रहती है। तो सफ़रनामे की जो तारीफ़ है, तो वो भी आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे भी आप ज़हन नशीन कर लें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जान पहचान का जो हिस्सा है, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ज़र्द रंग पीले रंग से, तो उसमें मुसन्निफ़ा के ताल्लुक़ से मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। इसके साथ हम लोग स्क्रीन पर मुसन्निफ़ा की जो तस्वीर है और उनकी जो किताबें हैं, तसानीफ़ हैं, उनके सरे वरक़ जो हैं, वो भी देखते जाएंगे। बच्चों, परवीन शीर पटना के एक इल्मी घराने में पैदा हुई, यानी उनके घर के अफराद सब तालीम याफ्ता थे और आला तालीम उन्होंने कनाडा में हासिल की। कनाडा शुमाली अमेरिका का एक मुल्क है, आप जानते हैं। उन्होंने उसी मुल्क की, यानी कनाडा की शहरियत हासिल कर ली और फ़िलहाल वहीं मुकीम हैं। शायरी के अलावा परवीन शीर ने मुसव्विरी में भी खूब नाम कमाया है। उन्हें इस फ़न में, यानी फ़न मुसव्विरी में बैनुल अक़वामी सतह के कई इनामात मिल चुके। निफ़ा को मौसीकी और सियाहत से भी खासा लगाव रहा है। उनका सफ़रनामा चंद सीपियाँ समुंदरों से उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में शाये हुआ है और कुर्चियाँ निहाल दिल पर सुहाब जैसे और चेहरे गुल धुआं धुआं सा उनके शेरी मजमूए हैं। बच्चों, आप स्क्रीन पर उनकी जो तसानीफ़ हैं, तो उनकी वो आप लोगों को नज़र आ रही है और मुसन्निफ़ा की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। आइए अब हम लोग सबक को शुरू करते हैं, उसकी बुलंद ख्वानी करते हैं। बच्चों, मुसन्निफ़ा दरअसल कनाडा अमेरिका की रहने वाली हैं और वो वहाँ से सियाहत के मकसद से जनूबी जो अफ़्रीका, इस मुल्कों में अफ़्रीका बर-ए-आज़म के बिल्कुल जनूब में वाक़या
جنوبی افریقہ ساؤتھ افریقہ جو ملک ہے اس کے شہر جوہانسبرگ میں جاتی ہیں۔ آئیے سبق شروع کرتے ہیں کہ طیارہ اپنے آہنی پروں کو فولادی پروں کو پھیلائے زمین کے سپاٹ یعنی ہموار سینے پر آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کی رفتار آہستہ آہستہ اس کی رفتار تیز ہو رہی تھی۔ پھر دور تک پھیلے ہوئے رن وے سے جو ہوائی پٹی ہوتی ہے اس سے ایک لمبی چھلانگ لگا کر وہ ہوا میں فضاؤں میں پرواز کرنے لگا، یعنی اڑان بھرنے لگا۔ اوپر اور اوپر طیارہ اور اوپر جاتا ہے، زمین دور ہوتی جا رہی تھی اور چھوٹی بھی۔ پروین اپنی سیٹ پر سر ٹکائے ہوئے اتنی بڑی زمین کو اتنی چھوٹی ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ زمین جس پر انسانی وجود خود ایک ذرہ ہے، وہی اب خود ذرہ بنتی جا رہی تھی۔ دراصل یہ فاصلے کی وجہ سے مصنفہ کا جو تخیل ہے، جو انہوں نے بڑے ہی اچھے انداز میں پیش کیا ہے کہ بہت زیادہ فاصلے کی وجہ سے اتنی بڑی زمین بھی جو کرۂ ارض ہے وہ ایک ذرہ جیسا نظر آ رہا تھا۔ طیارہ بادلوں کا نرم سینہ چیرتا ہوا بلند ہوتا جا رہا تھا۔ بادلوں کے سمندر میں ڈوب کر زمین لاپتہ ہو گئی تھی، جس سے دور ایک نیا جہاں تھا۔ یہ خلاؤں کا جہان تھا اور پر اسرار خاموش آوازوں کی گونج جسے پروین سن رہی تھی۔ زمین سے دور اس نئے جہاں میں آ کر دل کی عجیب کیفیت تھی۔ مصنفہ کا کہنا ہے کہ عجیب احساسات تھے جس کا کوئی نام نہ تھا، ایک انوکھا احساس تھا، ایک طفلانہ یعنی ایک بچوں جیسی خواہش تھی۔ کھڑکی سے بادلوں کی آغوش میں جا کودے۔ آپ لوگ یہاں اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ایک فرضی تصویر کے ذریعے اس طرح سے بتایا گیا ہے جیسے کہ وہ ہوائی جہاز کی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ رہی ہوں۔ آج وہ طیارے میں اڑ رہی تھی اور زمین کے اس حصے پر قدم رکھنے جا رہی تھی جسے اس نے صرف تصویروں میں دیکھا تھا، جہاں کی سچی کہانیاں کتابوں میں پڑھی تھیں، اور جہاں کا ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ جو عبرت ناک تھا، جہاں انسانوں نے انسانوں پر ظلم اٹھائے تھے، جہاں انسانیت منہ چھپائے سسک رہی تھی اور بربریت مسکرا رہی تھی، یعنی جو انسانوں پر ظلم ہوئے تھے۔ آگے چل کر ہم یہ جو سطور ہم نے پڑھی ہیں اس میں کیوں اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ انسانوں نے انسانوں پر ظلم اٹھائے تھے، اس کو ہم مزید وضاحت کے ساتھ آگے پڑھیں گے۔ پروین خیالات کے سمندر میں غوطے لگا رہی تھی، ڈوب رہی تھی، ابھر رہی تھی۔ جوہانسبرگ پہنچنے میں 10 گھنٹے باقی تھے۔ بچوں، اب جوہانسبرگ، یہاں اسکرین پر آپ کو ایک نقشہ نظر آ رہا ہوگا، اور اس میں آپ اگر دیکھیں تو یہ بر اعظم افریقہ کا نقشہ ہے، اور اس میں جو سرخ رنگ سے آپ دیکھ رہے ہیں بالکل جنوب میں، یہ بر اعظم افریقہ میں ملک جنوبی افریقہ ہے، اور اسی بازو میں اگر آپ سیدھی جانب دیکھیں تو اس میں آپ کو سبز رنگ سے وہی جو جنوبی افریقہ ملک کا وہاں پر نقشہ نظر آ رہا ہوگا، جس میں آپ جوہانسبرگ کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب مصنفہ کا جو جوہانسبرگ کا سفر ہے، کینیڈا سے جو طیارہ پرواز بھر کر اڑا ہے، تو وہ 10 گھنٹے باقی تھے۔ پروین کے شریک حیات، بچوں شریک حیات یعنی ان کے شوہر، وارث اور بیٹے فراز کی آنکھیں نیند میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ پروین کی پلکیں بھی بوجھل ہو رہی تھیں۔ جب اس کی آنکھ کھلی
तो मंजिल करीब थी और तैयारा नीचे उतर रहा था। ज़मीन करीब आ रही थी और लकीरों पर रेंगती चींटियां बड़ी बड़ी गाड़ियां बन रही थीं। छोटी छोटी डब्बियां आलीशान इमारतों में तब्दील हो रही थीं। ज़मीन का सीना फैलता जा रहा था। दरअसल ये ज़मीन से अब तैयारे का फासला कम हो रहा था, इसलिए हर चीज़ वाज़े और साफ नज़र आ रही थी। बड़े ही बेहतरीन अंदाज में मुसन्निफ़ा परवीन शेर ने इस बात का खाका नक्शा यहाँ पर बयान किया है और परवीन के दिल की धड़कनें तेज़ होती जा रही थीं। वो उस सरज़मीन पर कदम रखने वाली थी जहाँ की मिट्टी के ज़र्रे ज़र्रे में माजी की दुख भरी कहानियाँ हैं। वो सरज़मीन यानी कि वो ज़मीन का खित्ता जिसे कहा जाता है कि एक मुल्क में एक दुनिया आबाद है। तैयारे ने ज़मीन को छू लिया था। सुबह का सूरज अपनी नर्म सुनहरी किरणों की चादर जोहानिसबर्ग पर फैलाए हुए था। आज परवीन के कदम उस सरज़मीन पर थे जहाँ कितनी ही यादों की सदाएं थी, आवाज़ें थी, बाज़गश्त थी। वो ख्यालों में गुम, तजस्सुस और हैरानी में डूबी हुई थी कि अचानक एक मुनहनी सा दुबला पतला आदमी एक झंडी यानी एक परचम जिस पर शेर फैमिली दर्ज था लहराता नजर आया। फराज उसकी तरफ बढ़ा और उस शख्स ने खुश आमदीद कहकर अपना तारुफ कराया कि वो परवीन और उनके शौहर और बेटे उनको वहाँ पर लेने के लिए आया था। वो नर्म गुफ्तार खुश मिजाज शख्स, उसका नाम केनिन था। परवीन ग्रुप के सयाहों का वो गाइड था, रहबर था। सीधा साधा, नेक और नर्म दिल। न्यूयॉर्क या शिकागो में काले लोगों का खौफ दिलो दिमाग पर मुसल्लत रहता है, यानी कायम रहता है। बच्चों, यहाँ पर न्यूयॉर्क और शिकागो इन दो शहरों का जिक्र आया है तो आप स्क्रीन पर देखिए। यहाँ पर आपको बर्र आज़म शुमाली अमेरिका का नक्शा नज़र आ रहा है और उसमें आप देख सकते हैं मुल्क कनाडा और उसके जुनूब में मुल्क और रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका USA और न्यूयॉर्क USA जो है उसका शहर है और शिकागो कनाडा का शहर है। तो मुसन्निफ़ा कहती हैं कि ये जो सियाह फाम लोग हैं, जो काली रंगत के लोग हैं, तो वहाँ पर मुल्क कनाडा और अमेरिका में लोग ऐसा तसव्वुर करते हैं कि वो बड़े ही खौफनाक और ख़तरनाक होते हैं, वो दूसरे इंसानों को नुकसान पहुँचाते हैं। इस तरह का वहाँ पर माहौल है, इसलिए मुसन्निफ़ा ने इस तरह से लिखा है। लोग उस इलाके में भी नहीं जाते जहाँ काले लोगों की अक्सरियत होती है। लेकिन अब मुसन्निफ़ा को अपने इस खौफ पर हंसी आ रही थी कि केनिन की शख्सियत और उसके इर्द गिर्द जो सियाह फाम काले लोगों का जमे गफ़ीर यानी कि हुजूम था और उनके चेहरे बता रहे थे कि तमाम इंसान बुनियादी तौर पर यकसां हैं, कोई पैदाइशी मुजरिम नहीं होता और कातिल नहीं होता, बल्कि हालात का शिकार होता है। यानी अगर उनके साथ किसी ने जुल्म किया तो उन्होंने अपना रद्द अमल किया था। केनिन के साथ उसके ग्रुप के 11 सयाह वैन में बैठ गए थे। स्क्रीन पर आप एक वैन की फर्जी तस्वीर भी देख सकते हैं। वैन सड़कों पर, जोहानिसबर्ग की सड़कों पर दौड़ रही थी और होटल वांडरर्स की तरफ। अब यहाँ पर आप अभी की जो होटल वांडरर्स है जुनूबी जोहानिसबर्ग की, उसकी एक फर्जी तस्वीर भी आपको नज़र आ रही होगी, जहाँ पर बैरूनी मुल्कों से आए हुए सयाहों के रहने का ताम व क़याम का इंतज़ाम आम तौर से ऐसा बड़ी बड़ी होटलों में हर जगह किया हुआ रहता है। और
तमाम सैयाह वैन में बैठ चुके थे और वैन जो है वो होटल की जानिब रवां धवां थी। केनिन हाथ में माइक पकड़कर अगली सीट पर बैठा हुआ था। उसकी आवाज़ वैन में गूंज रही थी। वो कह रहा था कि जोहानिसबर्ग में साउथ अफ्रीका का सबसे पुराना स्कूल है, जो 1895 ईस्वी में तामीर हुआ था। आप लोग स्क्रीन पर उस स्कूल की तस्वीर भी देख सकते हैं। और आगे वो कहता है कि नेल्सन मंडेला के दोनों मकानात यहीं पर हैं। अब बच्चों, नेल्सन मंडेला सबक के आखिर में जनूबी अफ्रीका जो मुल्क है, ये वहाँ के बहुत ही अजीम रहनुमा हैं, जिन्हें नोबेल प्राइज़ भी बराए अमन मिल चुका है और जिन्होंने काले और गोरे ये जो फ़र्क होता, ये जो तमीज़ थी, इसको उन्होंने मिटा दिया और एक तवील अरसा वो जेल में रहे, लेकिन अपने मुल्क में उन्होंने जो सियाह रंगत के लोग हैं उनको इंसाफ दिलाया। और जिस तरह हमारे मुल्कों में गांधी जी हमारे अजीम रहनुमा हैं, वैसे जनूबी अफ्रीका मुल्कों में नेल्सन मंडेला वहाँ के अजीम रहनुमा हैं। अब यहाँ जो नेल्सन मंडेला के मकानात का ज़िक्र आया है, तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर उनकी तस्वीर भी देख सकते हैं और उसके अलावा उनके जो मकान हैं उसकी भी एक तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी। और आज उस मकान को एक म्यूज़ियम, एक यादगार के तौर पर वहाँ पर कायम कर दिया गया है। उसकी भी तस्वीर आप देख सकते हैं। सयाहों का जो रहबर है, गाइड है, केनिन आगे कहता है कि सैयाह उससे सवाल कर रहे हैं। वैन में बैठे हुए सैयाह केनिन से सवालात कर रहे थे और वो जवाबात दे रहा था। जोहानिसबर्ग में सोने की कान का पता जॉर्ज वाकर और जॉर्ज ब्रिसन ने लगाया था। बच्चों, सोने और हीरे की जो कानें हैं, वो उसने जोहानिसबर्ग और साउथ अफ्रीका मुल्कों को एक अलग तरह से मशहूर कर दिया और वहाँ की मईशत जो है वो पुख्ता हुई। तो आइए, ये जो अशखास के नाम आए हैं स्क्रीन पर, आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं और उसके अलावा सोने के जो ज़खायर हैं, यानी सोने की जो कानें हैं, उसकी भी एक तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह ज़मीन से सोना निकाला जाता है। और साउथ अफ्रीका कुदरती वसाइल की वजह से दौलतमंद हो गया, क्योंकि यहाँ सोने और हीरे के ज़खायर हैं। वहाँ की ज़मीन में मादनी ज़खायर, मादनी दौलत से माला माल मुल्क है। यहाँ गोरों की आबादी सिर्फ 10% है और साउथ अफ्रीका में मौसम सरमा यानी सर्दियों का मौसम जुलाई से शुरू हो जाता है। केनिन बोलता जा रहा था। अजीज़ तलबा, परवीन वैन की खिड़की से बाहर देख रही थी। मकई के खेत के रंगों से सुरूर यानी खुशी, लुत्फ़ अंदोज़ी हासिल कर रही थी। बच्चों, आप स्क्रीन पर एक फर्जी तस्वीर मकई के जो खेत हैं उसकी देख रहे हैं और केनिन की आवाज़ से इल्म के मोती चुन रही थी। यानी कि जो गाइड था, रहबर था, वो जो मालूमात उन सयाहों को फराहम कर रहा था, तो वो उसे जहन नशीन कर रहे थे। सोवेटो की सड़कों पर सुबह की नर्म धूप अपने सुनहरे परों को फैलाए बैठी थी। बच्चों, यहाँ एक शहर का जिक्र आया है, सोवेटो का। दरअसल ये वो बस्ती है जहाँ पर जब साउथ अफ्रीका में गोरे और कालों के दरमियान तनाज़ा यानी कि जो नस्ली इम्तियाज़ भेदभाव का ज़माना था, उस वक्त तो ये नई बस्ती काले लोगों के रहने के लिए बनाई गई थी। आप यहाँ पर सोवेटो स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सोवेटो का जो इलाका शुरू होता है यहाँ पर, वहाँ आप अगर देखें तो वहाँ पर सोवेटो में खुश आमदीद इस तरह लिखा हुआ है। और उसी तस्वीर के बाजू में आपको बाएं जानिब साउथ अफ्रीका जोहानिसबर्ग की जो सोने के ज़खायर हैं, तो उसका भी वहाँ पर बोर्ड आवेज़ा नज़र आ रहा होगा। बच्चों,
स्वेटों की सड़कों पर सुबह की नर्म धूप अपने सुनहरी परों को फैलाए बैठी थी। सड़क के किनारे रंग ही रंग थे। छोटे छोटे स्टॉलों यानी दुकानों में फनकारों के फन चमक रहे थे। बच्चों, आप लोगों ने भी सड़कों के किनारे लिबास, मुजस्समे और दीगर अशिया को फरोख्त होते हुए देखा होगा। जैसे यहाँ स्क्रीन पर आपको एक फर्जी तस्वीर नज़र आ रही होगी। बच्चों, मुजस्समे यानी जो पुतले होते हैं और क्राफ्ट, मुसव्विरी और रंगीन पोशाक यानी लिबास। फुटपाथ पर भी चादरों पर तरह तरह की अशिया बराए फ़रोख्त तो मौजूद थी। लोग मोल तोल कर रहे थे यानी भाव ताव कर रहे थे, और परवीन उस दुकानदार औरत की बेबसी को देख रही थी जिसे अपनी बका के लिए कीमत कम करनी ही थी। यानी इस जुमले का मतलब ये है, मफहूम ये है कि वो खातून जो सड़क के किनारे दुकान पर कुछ अशिया फ़रोख्त तो कर रही थी, उसे अपना पेट पालने के लिए, अपना गुजारा गुज़र औकात के लिए और अशिया की कीमत कम करके फ़रोख्त तो करना था, चाहे नफ़ा कम ही क्यों ना हो। तभी तो शाम को उसके घर खाना तैयार होगा। वैन का ड्राइवर यूपा था। उसने वैन स्वेटो के एक मफलूकुल हाल यानी कि गुर्बत ज़दा गरीब इलाके में रोक दी थी। सब सैयाह बाहर निकलकर केनिन के पीछे पीछे चल रहे थे। गर्द गुबार यानी धूल मिट्टी में डूबी हुई कच्ची सड़कें, तंग गलियां और बदरंग छोटे छोटे घर, कहीं कहीं गढ़ों में जमा हुआ पानी। बच्चों, यहाँ स्क्रीन पर आप स्वेटों के जैसा यहाँ पर बयान किया गया है उसी कैफियत के मकानात को भी देख सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि कैसे वहाँ पर सड़कें कच्ची थी और कैसे मकानात थे, और बदरंग यानी कि गरीबों का किस तरह की बस्ती थी। और वहाँ पर नंगे पाँव बोसीदा यानी कि फटे पुराने कपड़ों में खेलते हुए बच्चे घर के दरवाज़ों पर बैठे चाय पीते हुए गपशप में, आपसी बातचीत में, हंसी मजाक में मशगूल लोग, जिन्हें ज़िंदगी की दौड़ से कोई मतलब नहीं था कि ज़माना कहाँ पहुँचा, कहाँ तरक्की हो रही है, दुनिया किस सिमत तो जा रही है, क्योंकि वो अपनी ही दुनिया में खुश थे। मकानों के सामने तारों की जंग लगी हुई बाड़ और हर घर पर टीन की छत। ये इलाका जोहानिसबर्ग से 20 मील दूर है। इसे स्वेटो कहते हैं। अपार्टहाइड के दौरान, अपार्टहाइड यानी कि गोरे और कालों के दरमियान जो नस्ली इम्तियाज़ भेदभाव का जो उस ज़माना था, उसके दौरान कालों को इसी स्वेटो जो बस्ती है वहीं पर भेज दिया गया था। स्वेटो का माहौल और कच्चे रास्ते और गलियों से उड़ती हुई जो धूल है, गर्द है, उसके ज़र्रे कह रहे थे कि किस तरह वो मुल्क दर्द का मरकज़ बना था और किस तरह दर्द का मंजर पेश कर रहा था। गली की धूल परवीन के कदमों से लिपट रही थी और वो सोच रही थी कि सयाहत सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें और जमालियाती ज़ौक़ की तस्कीन नहीं। जमालियाती ज़ौक़ यानी कि इंसान कुदरती मनाजिर और कुदरत की बनाई हुई हसीन और जमील अशिया और जलवों को, कुदरत के जलवों को देखकर अपना इत्मीनान करे। सयाहत सिर्फ इसका नाम नहीं है, बल्कि खुरदरी और बदसूरती यानी कि गुर्बत और मफलूक हाली की आगही यानी उसको जानने का भी नाम है। सयाहों ने स्वेटो में एक गरीब ख़ानदान के खस्ता हाल यानी कि ख़राब हालत में 2 कमरों के मकान को भी देखा, जिसके दरो दीवार बदहाल थे, जिनका रंग उड़ा हुआ था। कमज़ोर सुतूनों पर टीन की छत टिकी हुई थी। एक बाथरूम
आंगन में था, जिसे पड़ोसी भी इस्तेमाल करते थे। 2 कमरों के इस घर में 9 अफराद रह रहे थे। एक छोटे कमरे में बिस्तर और मेज के दरमियान चलने की जगह भी नहीं थी। छोटी सी खिड़की से रोशनी भी डरी सहमी हुई सी अंदर आ रही थी। एक कमरा ज़ईफ यानी बूढ़े बाप का था, और वो भी आधा रोशन। छोटा सा पुराना बिस्तर और छोटी सी रंग उड़ी हुई मेज थी। उस कमरे के एक कोने में बोसीदा कुर्सी पर एक 9 उम्र लड़की बैठी हुई कोई रिसाला पढ़ रही थी। उस लड़की के चेहरे पर परवीन ने उकताहट और बेजारी के आसार देख लिए थे। क्यों इस तरह के आसार आए होंगे? क्योंकि बार बार इसी तरह सयाह या अमीरों का काफिला उनकी बस्ती में आता और उस लड़की को ऐसा महसूस हो रहा होगा जैसे कि ये लोग उनकी गुर्बत का मजाक बनाने के लिए आए हैं, और ये लोग क्यों आते हैं, क्यों हमारी ज़ाती ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी करते हैं। उस लड़की की आंखों में उसने खुददारी की परछाइयाँ भी देख ली थीं। लड़की के 9 उम्र खून में गम और गुस्से की लहरें नज़र आ रही थीं। परवीन का दिल उस बेजार लड़की से बहुत सारी बातें करना चाहता था। वो लड़की के करीब चली गई, सवाल किया कि क्या तुम यहीं रहती हो? उसने बहुत रूखा सा जवाब दिया कि यकीनन। शायद उस नौजवान लड़की को, जो सिर्फ 16 साल की थी, अपने वजूद, अपने ख़ानदान और अपने घर को नुमाइश का सामान बनाए जाने का शिद्दत से एहसास था। सयाहों के लिए उनकी खस्ता हाली यानी उनकी गुर्बत, उनकी बेबसी, उनकी लाचारी, मजबूरी एक तफरी बन गई थी, और दस्तूर यानी रिवाज ये था कि सयाह हमेशा इस घर की गुर्बत का नज़ारा करके उन्हें कुछ उजरत दे देते, यानी कि कुछ पैसे थमा देते, जिससे घर के अफराद को खाना नसीब होता था। अगले जो पैराग्राफ में अगर आप देखें तो तमाम सयाह बेनियाजी यानी बेफिक्री से उस घर के रहने वालों की कठिन ज़िंदगी यानी कि दुश्वार ज़िंदगी को तफरीही नज़रों से देखकर बाहर निकल गए। कुछ पैसे देकर, जो एक रस्म थी, मगर ज़िंदगी के ये तज़ादात परवीन के लिए मुअम्मा थे। यानी कि परवीन के दिल में एक दर्दमंद, एक नर्म गोशा था कि क्यों इस तरह कोई ज़िंदगी का ये दस्तूर क्यों है कि कोई अमीर है तो कोई गरीब है, कोई परेशान हाल है, किसी को तमाम आराम व आसाइशें मैसर हैं तो किसी के पास बुनियादी अशिया भी नहीं हैं। ये सब परवीन के लिए एक पहेली, एक मुअम्मा की तरह ऐसे एहसासात थे। सब सयाह उस घर से यूं बाहर निकल आए जैसे कोई दिलचस्प फिल्म देखकर लोग सिनेमा हॉल से बाहर निकले हों। नंगे पांव और फटे पुराने कपड़ों में मासूम बच्चे भी सयाहों के पीछे पीछे चल रहे थे। शायद उनके लिए ये लोग अजूबा थे कि इन लोगों के पास हाथों में कैमरा है और तमाम उनके पास पैसे हैं, लिबास है अच्छा। एक बच्चा तकरीबन 7 साल का मुसन्निफ़ा के बेटे फराज के करीब आ गया और उसने बिला झिझक फराज से बातें शुरू कर दीं। बच्चे तो मासूम होते हैं। वो फराज के पेशे के बारे में पूछ रहा था। कच्चे जहन के पुख्ता सवाल ने परवीन को हैरान कर दिया था। फिर उस लड़के ने कहा कि मैं वकील बनना चाहता हूँ। शायद वो अपने आबा व अजदाद पर हुए जो जुल्म व सितम है तो उसका इंसाफ चाहता हो। परवीन उस मासूम के ख्वाब के मुतालिक सुनकर हैरत ज़दा थी, कुछ उदास भी। तकरीबन 20 बच्चों का झुंड सयाहों के साथ साथ चल रहा था। केनिन से इजाज़त लेकर परवीन ने उन बच्चों के लिए चॉकलेट और खिलौने खरीदे, ताकि कुछ वक्त के लिए ही सही लेकिन उन गरीब बच्चों के लबों पर मुस्कुराहट आ जाए।
वो बारी बारी उनमें ये तोहफा बांट रही थी। फराज ने उन बच्चों से बातें शुरू की तो एक झुंड चला आया और उसके इर्द गिर्द यानी इतराफ आस पास जैसे वो इनका पुराना दोस्त हो। परवीन की आंखें फराज की नरमी, रहम दिली और इंसानियत देखकर नम हो गईं। फराज भी बच्चों को खिलौने और बिस्किट खरीद कर दे रहा था। आज वो उनका हीरो बन गया था, क्योंकि उसने उन बच्चों को की जो ख्वाहिशात हैं, जो उनके ख्वाब हैं, जो वो ख़रीदना चाहते थे लेकिन गुर्बत की वजह से ख़रीद नहीं सकते थे, तो उसने उन्हें वो अशिया ख़रीद कर दी थी। वारिस यानी पर मुसन्निफ़ा के जो शौहर हैं, वो अपने बेटे को फ़ख्र के साथ देख रहे थे। अब क्यों बच्चों फ़ख्र के साथ देख रहे थे? क्योंकि उन्हें अपने बच्चे की परवरिश तरबियत पर फ़ख्र हो रहा था कि बच्चा उन गरीब फटे हाल मासूम बच्चों से नफ़रत करने की बजाय उनके साथ घुल मिल कर बातें कर रहा था। परवीन के लबों पर मुस्कुराहट थी और उसकी पलकें भीगी हुई थीं। तो इस तरह बच्चों हमने सबक का मुतालिया किया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग मश्की सरगर्मियाँ देखते हैं। पहले यहाँ पर एक खाका दिया गया है और हिदायत दी गई है कि सबक सिया रोशनी का मुतालिया करके ज़ैल का शजरी खाका मुकम्मल कीजिए। और इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर दो शाखें हैं, एक मुसन्निफ़ा के ताल्लुक़ से और एक सिन्फ़ अदब। तो यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ जो मुसन्निफ़ा के ताल्लुक़ से बताया गया है, तो इसमें परवीन शीर आएगा। यहाँ जो ये पहला यहाँ पर दिया गया है, आप जूम करके अगर हम देखते हैं यहाँ पर इस खाने में परवीन शीर जवाब आएगा और शौहर का नाम यहाँ वारिस आएगा और बेटा फराज। इसके बाद जो दूसरा हिस्सा अगर हम देखें सिन्फ़ अदब, तो यहाँ पर आएगा सफ़रनामा। और मुल्क कहाँ का सफ़रनामा है ये? तो ये जनूबी अफ्रीका। और शहर अगर आप देखें तो यहाँ पर जोहानिसबर्ग और सोवेटो की बस्ती। इसके बाद यहाँ हिदायत दी गई है कि नीचे दिए हुए वाक़यात को सही तरतीब में लिखिए। यानी कि यहाँ पर 6 जुमले दिए गए हैं और ये जो जुमले हैं इनमें जो वाक़यात पेश किए गए हैं वो सबक में कब कौन सा वाक़या पहले रूनुमा हुआ, कौन सा बाद में, तो उसको हमें सही तरतीब में लगाना है। जैसे अगर आप देखें, तैयारा अपने आहनी परों को फैलाए ज़मीन के सपाट सीने पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। ये यहाँ पर जो सबसे पहले दिया गया है ये सबसे पहले ही रहेगा। और उसके बाद अगर आप देखें कि इसमें जो पांचवा जुमला जो दिया गया है कि वैन का ड्राइवर यूपा था, उसने वैन सोवेटो के एक मफलूकुल हाल इलाके में रोक दी। और इस तरह से आपने अभी हमने जो सबक पढ़ा है, तो आप लोग इन जुमलों को सबक के एतबार से तरतीब से आपको लिखना है। जो वाक़या पहले हुआ उसको पहले लिखना है, जो बाद में वाक़या हुआ उसको बाद में लिखना है। इस तरह से आगे एक और सरगर्मी है कि ख़त कशीदा अल्फाज की जगह सबक में आए हुए लफ्ज़ इस्तेमाल करके जुमले दोबारा लिखिए। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि दिल की अजीब हालत थी जिसका कोई नाम न था। तो यहाँ पर जो हालत के नीचे जो एक लकीर है जो ख़त कशीदा किया गया है, उस पर आपको सबक में जो इस्तेमाल हुआ है वो आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जनूबी अफ्रीका से मुताल्लिक़ मुसन्निफ़ा के ख़यालात का रवां खाका चौकोनों में मुनासिब अल्फाज लिखकर मुकम्मल कीजिए। ये सरगर्मी अगर आप देखें तो मुसलसल वाक़यात को उसमें से यहाँ जो अल्फाज यहाँ नहीं लिखे हैं वो आपको लिखने हैं कि आज ज़मीन के उस हिस्से पर कदम रखने जा रही थी जिसे उसने अगर आप देखें तो ख्वाबों में देखा था, किताबों में पढ़ी थी और इबरतनाक माजी था। और इस तरह से जो यहाँ पर था
आप लोगों को उस किताब से देखकर लिखना है। आगे दिया हुआ है, दिए हुए अल्फाज की जमा या वाहिद लिखिए। जैसे कैफियत का कैफियत, ख़यालात पहले से जमा है तो उसका ख़याल आएगा, शख्सियत वाहिद है तो शख्सियात आएगा, इस तरह से। अब एक सवाल दिया गया है कि तैयारे के उड़ान भरने और फ़ज़ा से ज़मीन के मंज़र को अपने अल्फाज में लिखिए। इस तरह का सवाल आपको जो हिस्सा नस्र, जो इक़्तिबास, दरसी इक़्तिबास आपको दिया जाएगा, उसकी दूसरी सरगर्मी जो है उसमें आपको लिखना रहेगा। आगे है कि तैयारे के नीचे उतरते वक्त ज़मीनी मंज़र में जो तब्दीलियाँ महसूस होती हैं उन्हें तहरीर कीजिए, जिस तरह मुसन्निफ़ा ने यहाँ मंज़र पेश किया है। अब एक सरगर्मी है बच्चों कि लोग मोल तोल कर रहे थे। इस जुमले में ख़त कशीदा लफ्ज़ भाव ताव के लिए अवामी लफ्ज़ों में अवामी ज़बान में इस्तेमाल होता है। इस तरह के कम से कम 3 अल्फाज बनाइए। जैसे यहाँ बातचीत दिया गया है मिसाल के लिए, तो बच्चों आप लोग जैसे अब एक और लफ्ज़ जान पहचान होता है, इस तरह आपको मज़ीद अवामी ज़बान के अल्फाज बनाने हैं। ये आपको सवाल हिस्सा कवायद आपके 80 मार्क्स के जो बोर्ड का पेपर रहेगा उसमें सवाल नंबर 4 के बे में ये सरगर्मी पूछी जाएगी। स्वेटो के गरीब ख़ानदान के कमरों के बारे में लिखिए, ये भी आप लिख सकते हैं और अपनी बयाज़ों में ज़रूर लिखें। लड़की की बेजारी की वजह लिखिए, ये भी आप लिखिए, क्योंकि उसे अपने घर और अपने ख़ानदान वालों और अपनी खुददारी का एहसास था और उसको वो नुमाइश बनने पर उसको बेजारी थी। स्वेटो से निकलते वक्त परवीन की कैफियत बयान कीजिए, ये भी आपको लिखना है। अब तहरीरी सरगर्मी दी गई है, ये भी बड़ी दिलचस्प है कि अपने किसी सफ़र की रुदात डायरी की शक्लों में तहरीर कीजिए। जैसे लोग रोज़नामचा लिखते हैं कि कब आप पहुँचे और किस वक्त वहाँ से रवाना हुए, जहाँ का भी किसी एक सफ़र का आप लिख सकते हैं। और आगे एक जो यहाँ पर सवाल दिया गया है, ये आपको दरसी इक़्तिबास की तीसरी 3 नंबरात वाली सरगर्मी में पूछा जा सकता है कि अज़बियत, रंग व नस्ल की तफरीक जैसे मसाइल की रोशनी में दर्ज झैल जुमले का इस्तेहसान कीजिए कि तमाम इंसान बुनियादी तौर पर यकसा हैं, कोई पैदाइशी मुजरिम नहीं होता, कातिल नहीं होता, बल्कि हालात का शिकार होता है। तो इस पर आपको मज़ीद वजाहत के साथ लिखना है। और बच्चों इजाफ़ी मालूमात, ये जो नीले रंग से आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, नेल्सन मंडेला जो जनूबी अफ्रीका के अजीम रहनुमा हैं, उनके मालूमात दी गई है। इसको भी आप ज़रूर पढ़ें और अपने इल्म में इजाफ़ा करें। तो इस तरह बच्चों हमने आज सबक नंबर 4 का मुतालिया किया, मशक़ी सवालात देखे तस्वीर की मदद से। उम्मीद है ये सबक आपको समझ में आया होगा। इंशाअल्लाह हमारी मुलाकात किसी और सबक या नज़्म के साथ होगी। खुदा हाफिज़।